नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से सुशील जी, कश्मीर विषयों के जानकार और कश्मीर विषयों पर ही कश्मीर की समस्या से एक प्रताड़ित भी। उनके माध्यम से आज हम सुनना चाहेंगे कश्मीर में 35A 370 के जाने के बाद क्या स्थितियां हैं, कुछ बदलाव आए हैं, परिस्थितियां अच्छी हुई हैं, देश हित में हुई हैं या देश के अगेंस्ट हुई हैं। नमस्कार सुशील जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज 35A और 370 के जाने के बाद कश्मीर की जो स्थिति बनी है, परिस्थितियों में कितना सुधार आया है, कितना बदलाव आया है, कानून व्यवस्था बेटर हुई है? जी, देखिए, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि 370 और 35A की भूमिका क्या थी हमारे संविधान में, जिससे कि हम उसके जाने का सही आकलन कर सकें। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की भूमिका थी कि कश्मीर में जो जिहाद के द्वारा पनपाई गई व्यवस्था है, उसकी नींव का पत्थर अनुच्छेद 370 रहा। हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ ही उसका पदार्पण हुआ। 1950 26 जनवरी को संविधान के लागू होने के साथ साथ ही वो प्रभाव में भी आई, ये अनुच्छेद, और उसने एक आधार तैयार किया कश्मीर को भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान के रूप में विकसित करने का। अब वो आधार तो है और व्यवस्था भी जिहादी शिकंजे में चली गई है, तो जब आप 370 हटाते हैं, उसका वैधानिक अधिकार आधार समाप्त करते हैं, उसके लिए जो संविधान में प्रावधान है उस पर चोट करते हैं, लेकिन उसकी छत्र छाया में जो एक व्यवस्था कश्मीर में 70 साल से पनपी है, उसको तो वहीं जमीन पर, धरातल पर जाकर उससे निपटना होगा। तो आप स्वयं वकील हैं, कानून जानते हैं, एक डी फैक्टो सिस्टम होता है, एक डी जूरे सिस्टम होता है। तो जिहाद का डी जूरे सिस्टम आपने 370 अनुच्छेद हटाने से समाप्त कर दिया। उसका जो औपचारिक आधार था, तामझाम था, व्यवस्था थी, वो आपने समाप्त कर दी, लेकिन उसका डिफैक्टो सिस्टम अभी भी वैसे का वैसा है। कश्मीर की व्यवस्था में जो नौकरशाह थे वो हैं। कश्मीर की व्यवस्था में एकेडेमिया के ऊपर, हमारे कैंपसेस की फैकल्टीज के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वहाँ की व्यापार पर, वहाँ की सिविल सोसाइटी पर जिन लोगों का शिकंजा था, वहाँ की कल्चर पर, वहाँ के लिटरेचर पर, वहाँ की पोइट्री पर, मतलब ऐसा कोई आयाम नहीं है जीवन का, व्यवस्था का, जिस पर वहाँ के जिहादी शिकंजा, हुर्रियत का शिकंजा न कसा हुआ हो। वो केवल एक घोषणा कर देने से हटता नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में घोषणा कर दें, राष्ट्रपति कागजों पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन जमीन पर तो वो जस का तस बरकरार है, और वो वैसे का वैसा ही बरकरार है। और इसका एक उदाहरण छोटा सा ये है कि भाजपा के 400 मुसलमान कार्यकर्ता घाटी के अपने घर पे नहीं सो पाते हैं। और इसमें भाजपा का प्रशासन है, भाजपा के पास नेतृत्व है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का शासन चलता है, दिल्ली के नामित लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी से चलता है, लेकिन वहां जब वसीम बारी बांडीपुरा में, जो भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा, जब वो मारा जाता है, उसका बाप, उसका भाई मारा जाता है, घर पे बैठे हुए, जो घर थाने से मुश्किल से 90 गज दूर है,
जिसको 11 PSOs की सिक्योरिटी प्राप्त है जी, वो मारा जाता है, तो 1 मिनट के लिए आप दिल को ये सांत्वना दे भी दें कि क्या करें, बहुत से आतंकवादी हैं, उनको मौका मिल ही जाता है, वो मार ही डालते हैं कभी कभी, तो चलिए उसको मान भी लिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उसको, उस वसीम बारी को, उसके पिता को, उसके भाई को अपने स्थानीय कब्रिस्तान में दफन होने के लिए ज़मीन नहीं मिलती? वेरी सैड। उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी सामने नहीं आता। और ये उस पार्टी के प्रशासन में है कि जिस पार्टी का वो जिलाध्यक्ष था। वेरी सैड। और ये प्रशासन, क्योंकि ज़मीन उसको कब्रिस्तान में नहीं मिली, तो JCB बुलाकर उसके बागीचे को खोद कर वहाँ इन तीनों को दफना दिया जाता है। एक PSO को बुलाकर उसका फातिहा पढ़ा जाता है। तो फिर हम किस मुंह से विस्थापित हिंदुओं को कहें, निष्कासित हिंदुओं को कहें कि आइए अब सब कुछ ठीक हो गया, घर में बैठिए, जब स्थानीय मुसलमान केवल भाजपा का होने के कारण घरों में सो नहीं पाता। जी, जब एक सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता उस अपने दल के शासन में कब्र की जमीन नहीं पा पाता, हिंदू राष्ट्र में कहां पाएगा, क्या हिंदू स्थान की पाएगा? बात से अलग हटकर जब किसी मुस्लिम कार्यकर्ता और भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता और भाजपा के शासन में उस भाजपा के शासन में सिर्फ भाजपाई होने की वजह से उसकी हत्या होती है, ये तो कोई बात नहीं कि चलो हो सकता है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, लेकिन उसको दफन नहीं होने दिया जाता सार्वजनिक कब्रिस्तान में, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भाजपा शासित होने के बावजूद। ये फैक्ट्स प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्या इनकी जानकारी में होंगे? क्यों नहीं होंगे? यदि संगठन का एक शक्तिशाली महामंत्री उस राज्य का प्रभारी है, चुनावों के लिए किसी चुनाव अधिकारी की ड्यूटी लगती है, केंद्रीय सरकार से एक मंत्री तैनात होता है, एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, केंद्रीय सरकार का मंत्री है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, प्रभारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, इनकी बड़ी बड़ी टीम है, उनका अपनी पार्टी के अध्यक्ष को जवाबदेही है। कैसे हो जाए कि पता ना चले? और इसके बाद ये न्यूज़ नहीं है? शर्म की बात है हमारे मीडिया के लिए भी, मीडिया हाउसेस के लिए भी। बंगाल के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता मारा जाता है, केरल के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता मारा जाता है, रिपोर्टें आती हैं, सरकारें दूसरी पार्टियों की हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जब भाजपा का कार्यकर्ता मारा जा रहा है, और हिंदू होने की वजह से नहीं मारा जा रहा, मुस्लिम है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से मारा जा रहा है, उसके बावजूद भाजपा शासित प्रशासन, भाजपा शासित स्टेट होने की वजह से वो न्यूज़ नहीं बनता। ये हमारे मीडिया के लिए सोचने की बात है। क्या वो सच के लिए काम करते हैं? क्या वो अधूरा सत्य दिखाते हैं? ये प्रश्न चिन्ह मेरा सवाल है अपने मीडिया के सभी साथियों से। आपके विचार करने की आवश्यकता है। सुशील जी, बड़ा आपने आंदोलित करने वाला ये सब्जेक्ट हमें बताया है। दुख है कि देश में सत्य को रखने, बोलने और सुनने वालों की भी कमी हो गई है। लोग सत्य सुन भी नहीं पा रहे हैं। समस्या है। हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया गया। एक UNHRC में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन को लेकर कुछ अलग से सिस्टम
यूएन ने तय किया हुआ है। अभी तक कश्मीरी हिंदुओं ने उसको लेकर कहीं कोई प्रयास किया कि हम उस लिस्ट में आएं, यूएन हमें सपोर्ट करे या भारत सरकार हमें सपोर्ट करे? क्योंकि कश्मीरी हिंदू इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं ही, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हें भगाया गया और वायलेंस कर कर भगाया गया, उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ बलात्कार हुए और बाकायदा घोषणाएं की गई। उसके बावजूद आप यूएन की उस लिस्ट में नहीं आ पाए जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए उन्होंने तय की है। क्या आपने प्रयास नहीं किया या ऐसे कुछ और कारण रहे? नहीं राकेश जी, मुझे अच्छे से याद है 2008 का वर्ष था, 10 दिसंबर का दिन था। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार दिवस है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय जोरबाग में है। बान की मून या शायद कोफी अन्नान, दोनों में से एक, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद बान की मून थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष। हम उनके क्षेत्रीय कार्यालय में भारत के प्रतिनिधि के पास एक ज्ञापन देने जाना चाहते थे और हमने दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं के समुदाय से वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, देश में अखबारों के एडिटर रहे, लेखक रहे, कवि रहे, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, एक ज्ञापन तैयार किया और वहां गए भी। उस ज्ञापन को लेने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थानीय प्रतिनिधि आए भी। उन्होंने कहा कि हम अपने सेक्रेटरी जनरल को ये ज्ञापन देंगे, लेकिन हमने कहा कि अड़चन कहाँ है? तो उन्होंने कहा, देखिए, जो शरणार्थियों के लिए प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो आप पर लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने अपने देश की सीमा नहीं लांघी है देश के बाहर शरण लेने के लिए जी। तो जो हमारी परिभाषा है शरणार्थियों की, उस पर आप सही नहीं उतरते। हमने कहा, हमारे सरकार तो हमें प्रवासी कहती है, माइग्रेंट कहती है, मानो हम अपनी मर्जी से चले आए हों, या कभी कभी विस्थापित कहती है कि मानो भूकंप पीड़ित हों या बाढ़ पीड़ित हों या कोई महामारी हो गई हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो। हमारा तो जाति संहार हुआ है, नरसंहार हुआ है, हिंसा हुई है और पूरे के पूरे समुदाय को खदेड़ के निकाला गया है। तो हमारे लिए आपके पास कोई परिभाषा है? उन्होंने कहा, हाँ है। ऐसे लोगों को हम शरणार्थी न कह के इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपीज कहते हैं। yes. हमने कहा, तो ठीक है, तो फिर आप हमें आईडीपीज मान लें, कम से कम उसके तहत हमारी निष्कासन को एक प्रामाणिकता दें। तो उन्होंने कहा, वो भी हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही देश की सीमा के अंदर विस्थापित हैं, तो इसीलिए आपके अपने देश की सरकार को ऐसा करना है और वो करेगी नहीं। हमने कहा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि आपने, आपके देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों के जो प्रावधान हैं उस पर भी और भीतरी विस्थापित लोगों के प्रावधानों को भी मान्यता तो दी है,
लेकिन उसके लिए अपनी व्यवस्था में, अपने कानून में, अपने संविधान में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। अच्छा। तो आपके देश की शरणार्थियों को लेकर कोई नीति नहीं है। ओके। आपके देश की आईडीपीज को लेकर कोई नीति नहीं है, घोषित नीति नहीं है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि हमारी व्यवस्था अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह चुराती है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद भी मानवाधिकारों की घोषणा का न केवल अनुमोदन, उसके जो कुछ शुरुआती देशों ने उसमें पहल की, पहल लेने वाले देशों में है जी, और करने के बाद उसको अंततोगत्वा उसको जो व्यवस्था में कानून बनाकर, प्रावधान करके, नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना है, उससे बचते रहे। यही बात जेनोसाइड कन्वेंशन को लेके भी है। 1948 में उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट को लेके अपनी एक कन्वेंशन की घोषणा की। यहूदियों का जेनोसाइड 1945 में सामने आया था द्वितीय विश्व युद्ध के, और उसी को लेकर के पूरे विश्व की मानवता विचलित हुई, और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध न हो, इसको लेकर पूरे विश्व में एक आम धारणा बने, एक आम व्यवस्था बने, उसके लिए प्रावधान था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा का अनुमोदन किया, समर्थन किया। हमारी संसद को 11 साल लगे। 1959 में हमारी संसद ने भी इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई जी। लेकिन उसी संसद को इस जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट के लिए अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अपने इंडियन पीनल कोड में जो प्रावधान करने थे, सजाएं तय करनी थी, मुकदमों की प्रक्रिया तय करनी थी, उसमें साक्ष्य की प्रक्रिया तय करनी थी जी। उसके लिए व्यवस्था करनी थी, कोर्ट्स तय करने थे जी। वो सब नहीं किए। आज की सरकार, पहले तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सरकार इग्नोर करती थी इस सब्जेक्ट को, लेकिन आज की सरकार तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेती है, ऐसा लगता है। क्या आज की सरकार से इस विषय पे कभी चर्चाएं हुई? मुझे कई वर्ष हो गए ये विषय उठाते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक विमर्श में, मीडिया में इस पर लिखते हुए, इस पर बोलते हुए, कैंपसेस में घूमते हुए, नागरिक मंचों से इसका आग्रह करते हुए, संसद परिसर में सांसदों के पास जा जाकर, पार्टियों के पास जा जाकर इसकी याचिकाएं देते हुए, लेकिन इस विषय पर आज तक जो हुआ है वो सिर्फ लीपापोती हुई है। मुझे बुला बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों ने, नेताओं ने कई बार आग्रह किया कि मैं ये सब करना बंद करूं। अच्छा। इस विषय पर न बोलूं, इसको सार्वजनिक रूप से इतने आक्रामक तरीके से न उठाऊं, इस पर चीखना चिल्लाना रोना धोना बंद करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इससे क्या लाभ होगा, मेरे बोलने से क्या नुकसान होगा। तो उनका कहना था कि इससे कश्मीर के मुसलमान खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं, इससे चिढ़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर जो हम उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसमें असफलता हाथ लगती है। तो सरकार न सिर्फ मेरे विषय में, मेरे समुदाय के विषय में, हमारे ऊपर हुए जाति संहार के विषय में कुछ नहीं करना चाहती, ये तो एक तरफ है। ये मुद्दा ही न बने, इस पर बातचीत भी न हो,
विक्टिम्स खुल के रो भी ना पाए, अपने साथ हुए अन्याय की कथा व्यथा न रख पाए, इसके प्रयास हो रहे हैं। वेरी सैड। तो मुझे मेरी व्यवस्था से ज्यादा शिकायत है, क्योंकि मेरा समुदाय आज उन दो पाटन के बीच में पिस रहा है, जिसमें एक पार्ट तो वो है जो हमारा जाति संहार करता है, हमें समाप्त करने पर तुला हुआ है, जिसने हमारे विरुद्ध हिंसा की और जो हमें लौटने नहीं देना चाहता अपने घर। और दूसरा पार्ट वो है इस चक्की का जो इस पर आंखें मूंदे बैठा है, उसके डिनायल में है, उस पर लीपापोती कर रहा है, उससे मुंह चुरा रहा है, इंकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि वर्स देन जेनोसाइड इज द डिनायल ऑफ जेनोसाइड, कि जब आप न केवल अपराध रोकने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं, न्याय करने में असमर्थ हैं, असफल हैं, बल्कि आप उसको छुपाते हैं, उस पर लिपापोती करते हैं, आप मना करते हैं कि कोई अन्याय हुआ, कोई अपराध हुआ, आप मुकर जाते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते, उसको दबाना छुपाना चाहते हैं। तो आप भविष्य में ये अन्याय पुनः हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, कहीं और होता रहे, इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपराधी को आत्मग्लानि भी ना हो, उसमें अपराध भाव भी ना आए, ये कौन सा सत्य को, वो रुके भी ना इस अपराध से जो लगातार चल रहा है, और उसमें मेरी अपनी व्यवस्था संलग्न हो। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी व्यवस्था की पक्ष में काम कर रहा हूं, क्योंकि पूरे विश्व में कश्मीर को लेकर के जो कथा प्रसंग चला, जो नैरेटिव चला, वो ये है कि भारत की सेना कश्मीर में बहुत दबाव बनाए हुए है, बहुत अन्याय कर रही है, मुस्लिमों के साथ, हाँ, मानवाधिकारों का हनन कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, और मानवाधिकारों की लगातार अवहेलना हो रही है। इसके समानांतर जो सच है, इस प्रोपेगेंडा, इस प्रचार के समानांतर जो सच है, वो हमारा सच है। बिल्कुल। और यदि आप उस सच को ईमानदारी से, आग्रह के साथ रखें, तो दुनिया को शायद बात समझ में आए, भारत का पक्ष दिखाई पड़े, भारत का, हिंदू का पक्ष दिखाई पड़े। और मैं सोच रहा था, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता, संगठन ऐसा सोचते थे, आज भी सोचते हैं जी, कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स, ये जो धारणाओं का एक द्वंद्व है, इसमें हम इससे पीड़ित होने के नाते अगर अपना पक्ष नहीं रखते, तो वो हम अपने साथ ही नहीं, उन लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं जो इस कारण आज हमारी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। जिनके साथ नरसंहार में जिनकी जानें चली गईं, जिनकी अस्मिता चली गई, जिनकी इज्जत चली गई, जिनके बच्चे निकल गए, जिनके माँ बाप उनसे छूट गए, जो अनाथ हो गए, जिनके घर बार लुट गए, व्यापार चले गए, जिंदगियां उजड़ गईं, हम उन लोगों के गवाह तो हैं। बिल्कुल। वो आज स्वयं अपनी बात ना रख सकें तो हम पर जिम्मेदारी है हम ऐसा करें। बिल्कुल। लेकिन आप वो गवाह सबूत भी मिटाना चाहते हैं, आप इस पर दलील, वकील सब बंद करना चाहते हैं। आपने आज तक एक भी हत्या, एक भी बलात्कार, एक भी अपहरण, एक भी घर जलाया जाना, मंदिर तोड़ा जाना, जाति संहार के एक भी जघन्य अपराध पर मुकदमा चलाकर किसी को सजा नहीं दी है। बिल्कुल। उनको आम माफी दे दी है, उनको पासपोर्ट दिए हैं, अन्य देशों में पैरवी कराकर उस पर वीज़ा लगवाए हैं, उनको दुनिया घुमाई है, वो पाकिस्तान जाकर शादियां कराए हैं,
वो आपके दामादों की तरह बैठे हैं यहां, उनके आपने खर्चे उठाए हैं, नखरे उठाए हैं करदाताओं के पैसे से। और अब ये सब करने के बाद आपको अखरता है कि कोई अपनी कथा व्यथा भी रख नहीं पाए ठीक से। ये मेरी व्यवस्था कर रही है मेरे साथ, वहां जो जिहादी व्यवस्था कर रही है वो कुछ और है, वो अलग है। तो हम दो राज्य व्यवस्थाओं के बीच में पिस रहे हैं। वो जो जिहादी व्यवस्था है उसको पाकिस्तान स्टेट चला रहा है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, एक पूरी राज्य की व्यवस्था है। और एक मेरा स्टेट है जो उससे भी ज्यादा प्रबल है, लेकिन वो उस जिहादी व्यवस्था को बहलाने, पुचकारने, उसका दिल जीतने में लगा है। और मेरी कथा व्यथा उसके इस मेहनत के आड़े आती है। इसीलिए इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन वाली लिस्ट में भारत सरकार की वजह से आप नहीं है। और इसमें मैं किसी गिनती में नहीं हूं, और मेरा न होना ही उनको जचता है, अच्छा लगता है। मेरे होने से उनको शर्म आती है, दो तरह से। एक ये कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे होने दिया, बिल्कुल। और दूसरा इस बात की कि होने देने के बाद भी इस विषय पे कुछ किया नहीं। 30 सालों से कुछ किया नहीं, और ना ही करना चाहते हैं, करने की इच्छा है, इस बात की भी शर्म आती होगी। तो मेरा होना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। तो दो राज्य व्यवस्थाएं, दो शक्तियां मिल करके मेरे इस सत्य पर पर्दा डालना चाहती हैं। यहां काउंटर नैरेटिव की बात आती है। एक तो वो हैं जो कश्मीर से विस्थापित हुए हिंदुओं के कारण है, दूसरा पक्ष है जो उन विस्थापितों की मदद करना चाहता है लेकिन करता नहीं है, या कह सकते हैं कि मदद करने का दिखावा करता है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता मदद करना चाहता है। यदि चाहता होता तो उसके आड़े क्या आता। वो, आपने ठीक कहा, उसका पाखंड करता है, उस पर लफाजी करता है, जबानी जमा खर्च करता है। और जो प्रैक्टिकली सत्य है कि कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, प्रताड़ित हुए, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को सेकुलर लोकतंत्र के अंदर विस्थापित कर दिया जाता है, और उस सच को सुनना भी नहीं चाहता कोई। जी, अपने ही देश में। जी, क्या अपने ही देश की सरकारें अपने ही देश के बेटों को अपने ही देश की सीमाओं में विस्थापित, प्रताड़ित होने दे सकती हैं? और ठीक है, कई बार चीज़ें, घटनाएं घट जाती हैं, तो क्या उसके बाद उस सत्य की वजह से, उस सच की वजह से जो आत्मग्लानि उन अपराधियों को होनी चाहिए, उससे उन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर सकती है? ऐसी सत्ताएं कब तक? ये एक प्रश्न है मेरा। सब विचारवान लोगों से विचार कीजिए, सोचिए, क्या दिशा हमारी सत्ता की होनी चाहिए? क्या प्रताड़ित व्यक्ति चिल्ला भी नहीं सकता? वो अपना सच, अपने अगेंस्ट हुए अपराध को बता भी नहीं सकता? बड़ी ही वेदना के साथ इस सत्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। सुशील जी, आपने जो सच बताया, मैं उससे आगे अपना इंटरव्यू चला नहीं पा रहा हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ। ये बात पूरे देश तक पहुँचे और हम अपना अपना मन, अपनी आत्मा टटोलें कि हम जिस संस्कृति के, जिस सभ्यता के वाहक हैं, और जिस पीढ़ी के पास यह आज एक दायित्व है आने वाली पीढ़ी को एक भविष्य सौंप कर जाने का, हम कैसी परिस्थितियों में उन्हें क्या सौंप कर जाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि ये केवल
कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं का प्रश्न नहीं है जी। ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा हिंदुओं का जाति संहार है, जो हमें निरंतर संकुचित कर रहा है, जा रहा है, काट रहा है, बांट रहा है और अधोगति की ओर ले जा रहा है। आज हम हैं, कल असम का, परसों बंगाल का, तरसों केरल का हिंदू होगा। ये त्रासदियां और कहां कहां कब कब कितनी बार भोगी जाएंगी, जी। ये प्रश्न स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। मुझे लगता है शासन, व्यवस्था, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब कहीं भावनाहीन, संवेदनाहीन हो गए। संवेदनाहीन होने की वजह से जी ये घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। जी। क्या संवेदना को खोना राजनीति हो सकता है? क्या धर्म जिसको सत्य कहते हैं, हमने सत्य को धर्म माना है, क्या उस सत्य से बचना, उस सत्य से भागना, ये राजनीति हो सकता है? यक्ष प्रश्न है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जो जानकारियां दी वही पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काफ़ी है। भावना से जुड़े हुए लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि आपके ही देश में, आपके ही लोगों को आपके सामने, आपकी व्यवस्था में, आपके प्रशासन और आपके शासन में विस्थापित कर दिया जाता है। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि इससे क्या हानि होगी, क्या लाभ हुआ। कैलकुलेशन राजनीति नहीं हो सकती। इसी के साथ बहुत बहुत मैं धन्यवाद अपने जी। इंटरव्यू को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।